झारखंड की अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर कई कुछ देखने को मिलते हैं, तमाम चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए जेएमएम, तो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी कही जाती है। और हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि जल जंगल जमीन की ये सरकार है और लोगों से जुड़ी हुई सरकार है। और यहाँ पर आधी आबादी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। लगातार जो मुखिया है वो आधी आबादी पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि जेएमएम में कई ऐसी नेत्री है जो लगातार बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। और ऐसे में नीलम मिश्रा जो मीडिया पैनलिस्ट है, आज वो हमारे साथ जुड़ रही है और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लोगों के बीच जुड़ते रहती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और तमाम चीजों का हल भी होता है और जनता की जो आवाज है वो बनती हुई नजर आती है। नीलम जी आज हमारे साथ है। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नीलम जी, अगर बात की जाए, लगातार आप एक्टिव नजर आती है फील्ड में तमाम चीजों को लेकर के, रांची, धनबाद, ऐसे तो आप धनबाद की रहने वाले, लेकिन अगर राजनीति की अगर बात की जाए, राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, राजनीति में आना एक इत्तेफाक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है शादी के बाद से ही पढ़ाई लिखाई इसी में रहा। क्योंकि शादी बहुत कम एज में हमारा हो गया था। जब हम मैट्रिक दिए थे उस समय किसी कारण से अर्ली एज शादी हुई थी हमारी। लेकिन शादी के बाद मैं कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखी और शादी के बाद ही मैं ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी वगैरह सारा की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एम था लेक्चरर बनना। और इसलिए मैं उसी दिशा में अपने पढ़ाई को लेकर के जा रही थी, जो कि लेक्चरशिप के लिए रिक्वायर्ड है, नेट क्वालिफाइड करना, तो ये सारा कुछ था। लेकिन दुर्भाग्य बोलिए कि हम लोगों का तो है झारखंड में या भारत के अधिकांश स्टेट में वैकेंसीज टाइम पे आते नहीं हैं। तो हमारा काफ़ी लंबा समय इंतज़ार में ही गुजरा, क्योंकि वैकेंसी उस वक्त लेक्चरशिप का था नहीं। लेकिन पीएचडी करने के दरमियान एसएसएलएनटी कॉलेज, जो भी धनबाद का वुमेंस कॉलेज बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं 3 साल पढ़ाई पीजी की लड़कियों को। पीके राय कॉलेज में भी एज अ गेस्ट प्रोफेसर मैं 2.5-3 साल पढ़ाई। उसके बाद फिर मैं क्यू अंसारी वुमेंस कॉलेज में करीबन 11-12 साल मैं पढ़ाई, ऑनर्स की डिग्री की बच्चियों को। तो ऐसे मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि 17 साल से मैं टीचिंग में ही रही कॉलेज में एज अ लेक्चरर। बट बस कॉलेज के ही काम से सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हमारे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए थे सर्किट हाउस, कॉलेज की समस्याओं को लेकर के ही मैं मिलने आई थी। और इत्तेफाकन वहाँ पे देखी सदस्यता अभियान चल रहा था, लोग काफ़ी भीड़ किए हुए थे। मैं बोली ये क्या है, मतलब ये एकदम नया था राजनीति, मतलब पूरी गाड़ियाँ पूरा परिसदन में भरा हुआ है या। तो ऐसे में हम वहाँ गए और लोग बोले, मैं हेमंत सोरेन जी से मिली और वो बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही जेनरस तरीके से हमसे बात किए कि जो भी समस्या है हम लोग देखेंगे। और पार्टी के ही लोग बोलने लगे कि मैडम को पार्टी में ज्वाइन करना है। तो हेमंत सोरेन जी बोले कि नहीं, आप लोग जैसी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला अगर पार्टी में आती हैं तो हमारी पार्टी के लिए ये सौभाग्य की बात होगी। तो उनका जो बात करने का तरीका था बिल्कुल एक सम्मान दे करके, तो हमको बहुत टच कर गया। हमने नहीं, अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इसी में करेंगे, चलो कर लेते। बस कर लिए तो फिर बिल्कुल जुड़ गए और बहुत ईमानदारी से संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना कम समय और इतने कम समय में इतना लंबा मुकाम किया, जो झारखंड में हर कोई आपको जान रहा है कि आप लोगों की आवाज बन रही है, कैसा लग रहा है ये सफर अब तक का? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब राजनीति में आए तो मेरा राजनीति का मकसद सिर्फ पद या मतलब किसी मुकाम तक पहुंचने का नहीं था। मेरा था कि अगर हम राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की एक बहुत बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी से अगर हम जुड़ के रहेंगे तो हम अपने लोकल लोगों के लिए काम कर पाएंगे। कोई भी समस्या होगा तो मैं डायरेक्ट रांची जा करके समस्या का निराकरण के लिए मैं प्रयास कर सकती हूँ। तो ऐसे में जनसेवा में लग गई, क्योंकि हमारा एक संस्था भी उस वक्त चलता था, वुमेन्स वेलफेयर फाउंडेशन। तो उसके माध्यम से भी मैं हमेशा समाज के लिए काम करी और विभिन्न मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाती रही, उनकी समस्याओं को सुनी, मतलब उसका निदान भी करी। तो ऐसे हमारा मतलब शुरू से ही लोगों के साथ जुड़ के रहना, लोगों की समस्याओं को उठाना और उसका मतलब अपना भरपूर प्रयास रहता है कि मैं समस्या का निदान करके दूं। लेकिन आप लोगों की समस्याओं की बात करी, आपने कहा कि शुरू में आप पढ़ती थी, लोगों को पढ़ाती थी, बच्चियों को, और सबसे पहले आपने कहा कि जो नौकरी को लेकर के उस समय काफी समस्याएं थी, इसी चीज को लेकर के आप आई जेएमएम में। जेएमएम की फिलहाल सरकार है, लेकिन अगर हालिया समय में अगर देखा जाए, जेटेट की परीक्षा 10 साल से जो है लंबित पड़ा हुआ है। नियुक्तियों को लेकर के बात की जाए, तकरीबन 8 साल से सिपाही की भर्ती की परीक्षा, तमाम चीजें जो है लंबित पड़ी हुई है।
इसको लेकर के सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठना लाजमी है क्योंकि झारखंड अलग राज्य जब से हुआ है 25 साल करीबन हो गया, 26 साल चल रहा है, और दुर्भाग्यवश कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में आई नहीं पूर्ण रूपेण, पूरी बहुमत के साथ, और आरंभ से ही यहाँ पे भाजपा का ही सरकार रहा। और 2000 से लेकर के अभी तक भाजपा का कार्यकाल ज़्यादा रहा झारखंड में। ये पहली बार 2019 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी है और फ्रॉम द स्क्रैच इन्होंने काम स्टार्ट किया। झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ था और इनका एक विजन है झारखंड को लेकर के, क्योंकि आप जहां तक नौकरी की बात कर रहे हैं, पिछले कार्यकाल जब रघुवर दास जी का समय था उस वक्त एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ जी। और हेमंत सोरेन जी के टाइम में लगातार 5 जेपीएससी का एग्जाम हो चुका और पुलिस भर्ती का भी एग्जाम कुछ हुआ है, मेडिकल में भी हुआ है, पारा मेडिकल में भी लोगों को लिया गया है। आंगनवाड़ी की जो महिलाएं थी उनकी मानदेय को बढ़ोतरी की गई है और पोषण सखियों के लिए काम किया गया है। और जितना भी झारखंड में देखिए रोजगार से जुड़ा हुआ इतना बड़ा समस्या है, इसमें अभी भी बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है और उसमें सरकार लगी हुई है। जो भी सीजीएल का देखिए एग्जाम हुआ और आए दिन आप देखिएगा कि बड़े बड़े आप लोग भी न्यूज चैनल में देखते होंगे, कैंप लगा करके हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हो रही हैं और आने वाले समय में आपको और भी दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, आने वाले समय में जरूर वो उभर कर सामने आएगा। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छा झारखंड की स्थिति है, रोजगार भी मिल रहे हैं और आर्थिक जो बोलते हैं ना, झारखंड का जीडीपी ग्रोथ भी बहुत बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। और आप हर बार जो बजट सत्र आता है आप देखिएगा बजट में भी हमेशा बढ़ोतरी होता है, 3 गुना की बढ़ोतरी इस बार भी हुई है। तो निश्चित रूप से सरकार का विजन झारखंड का उत्थान, विकास और समृद्धि के लिए बहुत ही स्पष्ट दिखता है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाले समय में झारखंड बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। इन आधी आबादी की हम बात कर रहे थे, महिलाओं को सशक्त करने की हम बात कर रहे थे। मैया सम्मान योजना काफी चर्चाओं में रहता है, हर समय विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठती है, लेकिन क्या उस समय जब ये रोडमैप तैयार हो रहा था कि महिलाओं को सशक्त करना है, क्या दिमाग में उस वक्त चल रहा था तमाम चीजें, और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं आजकल? देखिए, विपक्ष का तो काम होता है सवाल उठाना, क्योंकि सवाल वो लोग उठाते हैं जो लोग कभी कुछ किए नहीं झारखंड के लिए। सवाल वो लोग उठाते हैं जो कभी महिलाओं के लिए सोचे नहीं। आज पहली बार ऐतिहासिक एक क्रांतिकारी एक निर्णय ये कहा जा सकता है कि मैया सम्मान योजना को लेकर के हेमंत सोरेन जी सामने आए हैं, जिससे काफी महिलाएं प्रभावित है ना। क्योंकि देखिए, मैया सम्मान को टारगेट करते हैं लोग, तो क्या सिर्फ मैया सम्मान ही चल रहा है? आज स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो काम हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। आप किशोरी समृद्धि योजना जो है वो भी महिलाओं के लिए है, शिक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें आप क्लास 8 से लेकर के मैट्रिक तक और मैट्रिक से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर तक सारी सुविधाएं दी जा रही है। किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से दी जा रही है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों तक सुविधा पहुंचाया जा रहा है। देश के साथ साथ अब विदेशों में भी हमारे झारखंड के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज देखिए, लगातार विदेश हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और खेल कूद का भी क्षेत्र देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र देखिए, हर जगह हमारे झारखंड के बच्चे बहुत। नीलम जी, मैया सम्मान को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं इसलिए, और अभी लगातार छात्र सड़कों पर आ रहे थे कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और मैया सम्मान दिया जा रहा है। इसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप चलता है, केंद्र सरकार पर आरोप, इस पर आरोप लगाया जा रहा है। आखिर छात्रों का हक भी तो मारा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल छात्रों का हक मारा जा रहा है, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको तथ्य को देखना होगा। किसी भी राज्य का जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजना चलता है, केंद्र और केंद्रांश से और राज्य का अंश से चलता है। राज्य सरकार अपना अंश देने के लिए तैयार है और अगर केंद्र की सरकार अगर मदद नहीं करती है तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहला परेशानी हम लोगों का है कि 1,40,000 करोड़ रुपया जो केंद्र से अभी बकाया राशि है, जो मिलना चाहिए झारखंड को, वो अपना पैसा है,
कोई मदद नहीं है, वो अपना झारखंड का हक का पैसा है, वो पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप ये जो छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति देने की बात है 60-40 का रेशियो, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। और इसके पीछे राजनीतिक मंशा है कि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन जी को, यहाँ की राज्य सरकार को बाधित कर देना है ताकि काम ना कर पाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी एक ऐसे व्यक्तित्व उनकी है कि ये बहुत ही मजबूती से संघर्ष और चैलेंज को लेते हैं। तो छात्रवृत्ति जो है ओबीसी को जो देने की बात है, राज्य सरकार तैयार है। केंद्र सरकार से बार बार आवेदन किया जा रहा है, अभी भी नहीं मिला है। लेकिन इस बार तय किया गया है कि अगर केंद्र की सरकार मदद नहीं करती है, 350 करोड़ बजट मतलब उसको निर्धारित किया गया है छात्रवृत्ति देने के लिए, और अब बहुत जल्द छात्रवृत्ति भी शुरू होगा। आपको हम बता दें कि इसी तरह से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ बंद कर दिया गया था जी चुनाव के टाइम में। तो ये देखिए राजनीतिक मंशा से ये लोग सारा काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास आप बंद करके लाखों झारखंड के गरीब लोगों को आपने प्रभावित किया, सर से छत छीनने का काम किया। उस स्थिति में हेमंत सोरेन जी अबुआ आवास चलाए होंगे, आप लोग को मालूम है। जी बिल्कुल। अबुआ आवास चला और सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम जो चला वो भी ऐतिहासिक है। हर सरकार मतलब हर पंचायत प्रखंड से लेकर के वार्डों तक सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मतलब पदाधिकारी जाकर के कैंप लगाते थे और लोगों को सुविधा देने का काम करते थे। तो इसमें भी एक बहुत राहत मिला झारखंड के लोगों को, क्योंकि वो लोग हमेशा ब्लॉक का चक्कर काटते उन लोगों का जीवन निकल जाता था, समय निकल जाता था, सुविधा नहीं मिलता था। इसलिए पदाधिकारी को उनके द्वार पे भेजा गया कि उनके दरवाजे पे जाके कैंप लगाइए और उनको सुविधा दीजिए। और उस वक्त कम से कम 40 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम किया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से बंद किया गया, मतलब बाधित किया गया। तो सरकार देखिए क्या है कि पहले तो कोशिश करेगी ना कि जो भी हमको केंद्र से मिलना है मिल जाए। अगर केंद्र नहीं दे रही है, एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के कि राज्य सरकार को काम करने से रोकना है, किसी भी तरह से राज्य सरकार जैसे काम ना कर पाए ताकि इसका हम राजनीतिक लाभ ले पाए, तो ये हेमंत सोरेन जी हैं। ये बोलते हैं ना कि संघर्ष से उपजा हुआ नेता जो होता है ना, वो कभी किसी चीज से डरता नहीं है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी की अगर बात की जाए, अभी हालिया सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उनका एक बयान खूब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा जो है वो भारत में होती है, लेकिन भारत का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। विदेश के जो लोग हैं वो ज्यादा डेवलप कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम चीजों को लेकर में। ऐसे में विपक्ष की बात की जाए या फिर आम जनता भी, उन्होंने कहा कि आहत किया है उन्होंने, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाया, अच्छी बात है कि ये चीज लोगों के बीच जाना चाहिए। देखिए भाजपा एक ऐसा प्रवृत्ति का मानसिकता, मतलब ऐसी मानसिकता वो लोग रखते हैं कि उन लोग इतना महत्वपूर्ण सेशन ये गया बजट का, ये इस बार का सदन में जो मतलब सत्र चला, वो सत्र इतना महत्वपूर्ण सत्र था कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई। और जब अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अपना भाषण रखने का अपना जो क्रियाकलाप है या उनके द्वारा किए गए सभी उपलब्धियों को गिनाने का जब वक्त आया, तो कई महत्वपूर्ण चीजों पे उन्होंने फोकस डाला। लेकिन उन लोगों का फोकस किसी पे नहीं था, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना अर्थव्यवस्था पे, ना झारखंड के लोगों को योजनाओं के माध्यम से राहत देने पे, कहीं उन लोगों का फोकस नहीं। उन लोगों का फोकस कहाँ आके ठहर गया? सरस्वती, लक्ष्मी, विश्वकर्मा। अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिर उनकी मंशा क्या थी, उनका व्यू क्या था। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाने का मात्र प्रयास किया है कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, विष्णु पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सब पूजा कीजिए। वो ऐसा नहीं है कि पूजा करने से रोके, लेकिन सिर्फ पूजा ही सब कुछ है। युवाओं को आप पूजा में ही उलझा दे रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि सरस्वती पूजा यहाँ का बच्चा लोग करता है और शिक्षा है कि विदेश में लोग ज्यादा शिक्षित हैं, जापान के लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, चाइना के लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा करते हैं, लेकिन नए नए वेपन्स, नए नए चीजों का जो आविष्कार है वो चाइना और जापान करता है। क्या कारण है? तो वो एक एग्जाम्पल दिए कि भाई हम लोगों को इन सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। आज आप चाइना चले जाइए, आपको ओपन लाइब्रेरी मिलेगा, और ऐसा लाइब्रेरी, शिक्षा बिल्कुल मुफ्त, फ्री एजुकेशन। हमारे झारखंड में है एजुकेशन, हमारे देश में है फ्री एजुकेशन।
ये तो ऐसी सरकार है केंद्र की जो एडुकेशन पे जीएसटी लगा दी है। आज आप ट्यूशन पढ़ने जाइए, आपको जीएसटी देना है। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, आपको जीएसटी देना है। आप छोटा सा किताब खरीदिए, रबर पेंसिल कुछ भी खरीदिए, पेन खरीदिए, आपको जीएसटी देना है। तो ये जो शिक्षा पे जीएसटी लगाने वाली सरकार अगर इन सारी चीजों पे बात करे तो ये हास्यास्पद है। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि एक विजन रखने वाले मुख्यमंत्री जो झारखंड को मतलब शून्य से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि अभी रिसेंटली आप देखे होंगे दावोस में जो माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में हमारे आदरणीय गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी भी थी। दावोस जैसे जगह पे जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे झारखंड को रखा गया, रिप्रेजेंट किया गया। पहली बार पूरे विश्व में झारखंड को जाना कि झारखंड की रिसोर्सेस क्या है, जल जंगल जमीन का महत्व क्या है, झारखंड में कौन कौन सा रिसोर्सेस है और उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। और यही कारण है कि इसकी आर्थिक महत्व को समझ करके इनका आर्थिक बैकग्राउंड को मजबूती देने के लिए आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में आकर, झारखंड में आकर के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। विदेशों से भी अब लोग आ रहे हैं। ऐसी कई बातें चल रही है कि अब झारखंड में उन लोग आकर के इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी कल कारखानाएं लगेगी, यहाँ पे रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा, स्कूल कॉलेज बनाया जाएगा, टेक्निकल फील्ड में भी काम किया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, हर जिला में डिग्री कॉलेज खोलने की बात है, बड़े बड़े कल कारखाना अगर खुलेंगे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो ऐसा विजन रखने वाले जो वर्ल्ड में झारखंड का नाम गिनाने वाले मुख्यमंत्री, उनका एक एग्जाम्पल को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर विधानसभा के पटल से बोलना क्या चाह रहे हैं। विधानसभा के पटल से वो बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है पूजा पाठ अपने जगह है, लेकिन उन्हीं में युवाओं को उलझा के मत रखिए कि लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा अपने स्तर से जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। ये सब आस्था का विषय है। इन सब पूजाओं की बात रही तो दुर्गा पूजा की हम बात कर ले। चैती दुर्गा अभी विधानसभा में भी खूब हंगामा देखने को मिला क्योंकि अभी चैती नवरात्र चल रहा है और ऐसे में डीजे को लेकर के खूब विवाद चल रहा था। और इसको लेकर के जो माननीय यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर एक समुदाय की बात की जाए, उनका कहना है कि आहत करने वाली बात है, यहाँ पर डीजे को लेकर के बैन किया जाए, तमाम चीजें उन्होंने कही। इस पर क्या कहेंगे? मैं वही बोली ना कि भाजपा का मानसिकता है कि धार्मिक उन्माद फैलाएं, काटो बाटो की राजनीति करें, धार्मिक उन्माद फैलाएं, किस प्रकार से राजनीतिक लाभ ले। हमेशा धार्मिक मुद्दा को ही उठाना है, उसके पीछे रीजन क्या है आपको समझना ही नहीं है। आपको भी लगता है कि डीजे बैन होना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट मना किया है, ये कोई राज्य सरकार मना नहीं की है, मुख्यमंत्री जी ऐलान नहीं किए हैं, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ऐलान किए। ये ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये निर्णय लिया गया कि डीजे नहीं बजना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कोई भी त्योहार होता है वो आस्था का त्योहार होता है, आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार होता है। हम त्योहार मनाएं, हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं, है ना। और हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो सब हम लोग इस्तेमाल करें। लेकिन नीलम जी एक लगातार आरोप लगता है। मेरी बातों को थोड़ा सा सुन लीजिए। डीजे देखिए क्या है, कहीं भी किसी भी तरह से आप देखिए, हम भी जानते हैं कि जब हम जहाँ रहते हैं 3-4 जगह यहाँ सरस्वती पूजा होता है, इधर इस साइड में पीछे में सब जगह अगर डीजे बजता है आपको यकीन नहीं होगा, लगता है मेरा घर कांप रहा है, मेरा घर हिल रहा है। हार्ट पेशेंट होते हैं, कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई ब्रेन हेमरेज वाले भी पेशेंट है। तो कहीं ना कहीं डीजे जो है ना वो मतलब एक आप स्वास्थ्य के लिए डीजे का जो साउंड है वो सही नहीं है, हितकर नहीं है। इसलिए मेडिकल भी मतलब इस पे बैन लगाता है कि डीजे का जो साउंड है, एक तो साउंड पॉल्यूशन तो है ही, प्लस ये कहीं भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हाँ, आस्था का त्योहार है, प्रेम के साथ उल्लास के साथ त्योहार मनाइए अपना। हम लोग क्या पहले सरस्वती पूजा नहीं मनाते थे, विश्वकर्मा पूजा नहीं मनाते थे, होली दशहरा नहीं मनाते थे, डीजे नहीं था तो क्या यहाँ त्योहार नहीं मनाया जाता था? डीजे पे ही फोकस क्यों, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाके केस कीजिए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार ये जेएमएम की सरकार पर, इंडिया सरकार पर आरोप लगता है कि ये हिंदू विरोधी है, जब भी हमारे त्योहार आते हैं तो बार बार रोक लगाया जाता है, ये भी आरोप लगता है।
वही मैं बताई ना कि ये क्या है ना कि झारखंड के भाजपा जो है या फिर पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों का सारा मुद्दा बस धर्म से ही जुड़ा हुआ रहेगा। उन लोगों को बस धर्म से जोड़ करके ही लोगों को बरगलाना है, बांटो काटो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, लोगों में ऐसा एक वातावरण तैयार कर दो कि लोग आपस में ही उलझ के रह जाएं और मेन मुद्दा से लोगों को भटका दें। आज महंगाई चरम पर है। आज देखिए गैस सिलेंडर से सभी तरफ किस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। गैस पेट्रोल का दाम कैसे आसमान छू रहा है, रुपये के मुकाबले डॉलर किस स्थिति में चला गया है। आज रुपया 93 रुपीज हो गया। और इन सभी चीजों का प्रभाव जो पूरे देश पे पड़ रहा है, देश के लोगों को पे पड़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। धार्मिक चीजों को लेकर के ही हमेशा फोकस, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, है कि नहीं, तो ये त्योहार ऐसे क्यों, तो वो टीका क्यों नहीं लगाता, तो वो चुंदरी क्यों नहीं ओढ़ता, तो वो पूजा का जो विधि विधान है वो इस तरह से। तो देखिए ये सब क्या है ना कि ये छोटी मानसिकता की बात है। आप अगर देश में विकास चाहते हैं तो धर्म एक ऐसा चीज है, पूजा पाठ एक आस्था का विषय है। कभी भी राजनीति से धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए। मैं खुद बहुत धार्मिक हूँ, मैं खुद पूजा पाठ करती हूँ, सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। अभी नवरात्रा मैं भी पाठ कर रही हूँ, मैं भी पूजा से जुड़ी हुई हूँ। रामनवमी भी अखाड़ा में भी मैं जाऊंगी। तो इसका मतलब नहीं है ना कि आपका राज्य का विकास और उत्थान और राजनीति के साथ धर्म का क्या संबंध है, आप बताइए। आप धार्मिक हो सकते हैं, हम भी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ और आस्था का जरिया सबका अलग होता है। ये भावनात्मक चीज है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन इन मुद्दों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाती है लोगों को डराने के लिए कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना धार्मिक उन्माद फैलाए एक भी चुनाव जीत करके बताइए, दिखा दे वो लोग। जब भी चुनाव आरंभ होगा धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू करेंगे, बांटो काटो, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब करना शुरू कर देंगे। चुनाव खत्म, मामला खत्म। तो ये सारी चीज झारखंड के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, आपने रोहिंग्या की बात की, अभी एसआईआर शुरू होने वाला है झारखंड में, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर बंगाल की बात की जाए, वहां पर इलेक्शन से वहां पर विरोध किया गया, लेकिन बावजूद इसके एसआईआर वहां पर हुई। कई ऐसे नाम सामने आए कि एक एक आदमी के नीचे 50, 100, 150 नामें सामने आई, 2-3 जगह, 5 जगह। अगर झारखंड की बात की जाए, इस एसआईआर को कैसे देख रही हैं? देखिए, एसआईआर जहां तक है, मेरे हिसाब से एसआईआर होना चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से नहीं हुआ है, होना चाहिए। और जितने भी इस तरह के वोटर्स हैं जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में है, या फिर जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या फिर जो यहाँ छोड़ के कहीं विदेश चले गए हैं कहीं, तो उस तरह का जो है वो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन हम लोग का मांग सिर्फ एक होता है कि पारदर्शिता मेंटेन कीजिए, पारदर्शिता के साथ कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति को किसी भी व्यवस्था में अगर डाउट आता है, अगर एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो ये लोकतंत्र का व्यवस्था है, ये सिस्टम है कि आप एक व्यक्ति को भी पहले संतुष्ट कीजिए। इसलिए पारदर्शिता होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं, आप सबको लेकर के चलिए। हम लोग भी एसआईआर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पारदर्शिता के साथ, ताकि जो हमारी जो कार्यशैली है वो प्रभावित ना हो। हम लोग के दिमाग में किसी प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं होना चाहिए। और झारखंड के एक एक लोग इस प्रक्रिया से बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, लोगों के दिमाग में शक ना हो। जी, और भी कई सवाल हैं। जो भी प्रक्रिया हो रहा है, जो भी सिस्टम हो रहा है, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। हम लोग उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि देखिए जो सिस्टम पूरे देश में चल रहा है, हम लोग देश के बाहर थोड़ी है, झारखंड भारत से बाहर थोड़ी है। लेकिन हाँ, व्यवस्था जो भी आएगा, व्यवस्था दुरुस्त तरीके से आए, पारदर्शिता के साथ आए, जिसमें सभी लोग, एक एक लोग संतुष्ट हो पाए उस सिस्टम से, शंका का मतलब स्थिति क्रिएट जैसे ना हो। हम लोग का डिमांड मात उतरा है। जी, लेकिन अगर बात की जाए राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की, अगर बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है फिलहाल अगर देखा जाए। इस पर क्या सरकार कर रही है? क्योंकि जो माननीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो लगातार बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर वो स्वास्थ्य व्यवस्था उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा। देखिए, आपको पता होगा झारखंड अलग राज्य हुए 26 साल हो गया जी। 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ था। आज हमारी सरकार बनी है,
लेकिन पिछले समय में बोलते ना कि जो बोओगे वही पाओगे, बोओगे बबूल तो आम कहाँ खजूर मैंने आम कहाँ से पाओगे। तो झारखंड का जन्म जब से हुआ तब से लेकर के अभी तक अगर काम किया गया रहता स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में और मतलब झारखंड की आर्थिक समृद्धि की ओर, अगर पिछली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई, अगर वो झारखंड में उस तरह का कोई काम किया होता तो आज वो दिखता, और उसको अगर हमारी सरकार बाधित करती तब समझ में आता कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में सक्षम नहीं है या इग्नोर कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा तो है नहीं। आपने जो सिस्टम बना के रखा है, किसी भी सिस्टम में हाथ देने जाते हैं अगर हमारी विभाग के कोई भी मंत्री, तो वो सारा सिस्टम बिल्कुल एकदम डैमेज पाया जाता है। तो हमारा जो काम है, हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं हर विभाग में, इनका काम हवाई वाला काम नहीं है कि पर्दा लगा करके लोगों को दिखा दे कि भैया देखिए सिस्टम बहुत दुरुस्त है। जैसे मोदी जी का एक फोटो आ रहा था कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे कि स्कूल तो बहुत दुरुस्त है, और बाद में पता चला कि वो स्कूल जो था वो बिल्कुल आर्टिफिशियल स्कूल बनाया गया था। ये आप लोग को भी पता होगा। तो हमारी सरकार आर्टिफिशियल चीजों पे विश्वास नहीं करती है। इसीलिए देखिएगा आप एक्सीलेंस स्कूल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सीलेंस स्कूल जो अभी खोले नहीं, 100 खोले जा रहे हैं, 100 अभी और खुलेगा, और स्कूल का कितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मैट्रिक में, आप देखे होंगे बहुत अव्वल परफॉर्मेंस हुआ है और अच्छे अच्छे जगहों पे सबको चांस भी मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो एकदम बोले ना मतलब बुनियादी तरीके से फ्रॉम द फाउंडेशन स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछला सरकार कुछ किया नहीं। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र का भी वही हाल है। जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे रिम्स हो, जमशेदपुर हो, धनबाद का SNMMCH हो, सारी अस्पतालों की स्थिति क्या थी। तो आप अगर बोलिएगा कि तुरंत से सारा सिस्टम ठीक हो जाए तो वो संभव नहीं है। और एक सिस्टम को अगर आप बिल्कुल मतलब बुनियादी तौर से, मतलब फ्रॉम द फाउंडेशन अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लेकर के कैलकुलेशन के साथ उसको किया जाएगा, और उस पर काम चल रहा है। जिस प्रकार से शिक्षा में काम चल रहा है उसी प्रकार से अस्पताल में भी काम चल रहा है। अभी देखिए रिम्स 2 बनने की बात हुई है जी, रिम्स 2 भी बनेगा, धनबाद में भी कई सिस्टम आएंगे। आज देखिए हमारे मुख्य सचिव भी SNMMCH का मतलब दौरा किए, पूरा निरीक्षण किए कि क्या सिस्टम है, सिस्टम में कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार करना है। तो सरकार लगातार जुड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक सिस्टम पे उनका ध्यान है, और स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझती है और इस पे बहुत सीरियसली काम हो रहा है। आने वाले समय में दिखेगा। और अभी जो सवाल उठ रहा है उसका कारण मात्र इतना है कि जो हवाई महल पिछली सरकार बना के रखी थी, जैसे रोम में बोलते ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो यहाँ का हाल वही था। झारखंड पूरा जल रहा था और बीजेपी की सरकार बांसुरी बजा रही थी। रघुवर दास के समय में आप देखे होंगे झारखंड की क्या स्थिति थी। और ऐसा भी है कि जैसे गोबर के ढेर में आप महल बना रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गोबर के ढेर में या दलदल के ऊपर महल बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। पहले वो बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, जिसे दलदल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जिस बुनियाद को कमजोर करके रखा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने, आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में बहुत ही क्लियर विजन के साथ, मजबूती के साथ, सूझबूझ के साथ हर सिस्टम को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो रोजगार का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, स्वास्थ्य का मैटर हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, युवाओं का मजबूती का मामला हो, छात्रों की सुरक्षा की विषय हो, हर चीजों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और बहुत दुरुस्त तरीके से काम सिस्टम चल रहा है, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। असम चुनाव पर क्या कहेंगे? अभी हेमंत सोरेन असम गए हुए थे, हमने देखा था जब झारखंड में विधानसभा चुनाव था, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार आ रहे थे, लगातार वो रोहिंग्या मुस्लिमों की बात कर रहे थे, डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे थे, और अब हेमंत सोरेन वहां पर गए हुए थे। चुनाव को लेकर के कैसे देख रही है? वहां पर गठबंधन किया जाएगा या फिर इंडिपेंडेंट लड़ेगी वहां पर जयमन? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा
झारखंड में जितना मजबूत है। यही कारण है कि देखिए लोकसभा में भी हम लोगों का काफी सीट बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का सीट को हम लोग 56 इंच का सीना। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का सीट था उसको हम लोगों ने कम करने का काम किया। विधानसभा जीते 2019 में, विधानसभा जीते हम लोग 2024 में। इस बीच 5-6 शायद उपचुनाव हो गया, 5 हुआ है या 6 हुआ है। सभी उपचुनाव भी हम लोग जीतने का काम किए हैं। एक उपचुनाव शायद रामगढ़ का छोड़ करके। तो ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बहुत मजबूत हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भी एक आदिवासी नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उभर कर सामने आए हैं कि पूरा विश्व का आदिवासी अब इनकी ओर बहुत ही आशा से इनकी ओर देख रहा है। और उन लोगों को भी भरोसा है कि जिस प्रकार से झारखंड के आदिवासी सुरक्षित हुए हैं इनके नेतृत्व में। असम में आपको पता होगा, असम में काफी संख्या में ऐसे आदिवासी हैं जो वहाँ के चाय बागान में काम करते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार उनको नागरिकता नहीं दिया है। आज भी एज अ रोहिंग्या बोल सकते हैं उनको, वो लोग उस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन लोगों का जीवन का कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे आदिवासी भी पूरे आशा के साथ इनकी ओर देख रहे हैं कि आप आइए, हम लोग को भी संभालिए, हम लोग को भी मजबूत कीजिए, हम लोग को भी एक दिशा दीजिए। तो कारण यही है कि सिर्फ आसाम ही नहीं, अब पूरे विश्व में पूरे भारत में एक नेशनल पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब उभर कर सामने आएगी। आसाम का चुनाव में बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और कोई गठबंधन नहीं होगा, बिल्कुल अपने दम पर लड़ेंगे। और यही कारण है कि आसाम में हम लोग गए हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि जब झारखंड का चुनाव हुआ था, हेमंता बिस्व शर्मा ही नहीं पूरे देश से मतलब दर्जनों मंत्री, सांसद, विधायक, स्टार प्रचारक, इवन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक यहाँ पर डेरा डालकर बैठ गए थे। और जिस प्रकार से हेमंता बिस्व शर्मा यहाँ पे काटो और बाटो का राजनीति करने का जो प्रयास किए थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ला करके, तो उसका जवाब झारखंड दिया बहुत अच्छे से। क्योंकि झारखंड के लोग भोले भाले हैं, बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि ये जो लोग हैं ना, झारखंड में आकर के बहरूपिया की तरह से लोग आते हैं और झारखंड में राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और झारखंड के लोगों का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। यही कारण है कि इस बार ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय तक, अभी लंबे समय तक ये रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छा काम करना है और लोगों का विश्वास है इन पे। और असम का भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे काफी मजबूत। नीलम जी, ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें ये झारखंड के चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं, ये क्या रोड मैप तैयार कर रही है। लेकिन अगर नीलम मिश्रा की अगर बात की जाए, आप चुनाव लड़ रही थी, अगर मेरे चुनाव की बात की जाए, आपका नाम सामने आया धनबाद सीट से, लगातार आप प्रचार भी कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि आपने नाम वापस लिया, आपकी जगह पर चंद्रशेखर अग्रवाल पार्टी ज्वाइन करते हैं और उन्हें पार्टी अपना समर्थन देती है। आखिर क्या कुछ चल रहा था उस बीच? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के द्वारा ही हमारा नाम मतलब पार्टी के ही समर्थित कैंडिडेट हम थे। मेरा नाम पहले आया और पूरे राज्य में जहां जहां नगर निगम का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में जो केंद्र से निर्देश दिया गया था, उस प्रक्रिया को पूरा मेंटेन करते हुए प्रत्याशियों का नाम रांची गया था। मेरा भी नाम यहाँ से रांची गया और उस हिसाब से हमारा नाम आया और तैयारी चल रहा था। और आप देखे भी होंगे कि तैयारी अच्छा खासा चल रहा था, लोगों का रुझान भी था मेरी तरफ। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी हमारी पार्टी को ज्वाइन किए, क्योंकि बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला। अब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उनको लगा कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर हम आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम, मैया सम्मान योजना, उनकी सरकार का पूरा लाभ और मजबूती उनको मिल पाएगी। तो जिसके कारण वो आए और हमारी पार्टी तो आने वाले लोगों को तो बताते ना कि स्वागत करते हैं, स्वागत किए। और मतलब हमारी पार्टी को ये लगा कि अगर नीलम मिश्रा की जगह चंद्रशेखर अग्रवाल जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो मेयर रह चुके हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं और धनबाद चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है। तो ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी कुछ सोच समझ के निर्णय लेती है, कुछ भी निर्णय। लेकिन पार्टी का निर्णय तो आपने फॉलो करे, लेकिन अंदर से दुख होता है कि मैं चुनाव लड़ रही थी, मुझे पीछे जाना पड़ा।
अंदर से व्यक्तिगत दुख तो होता है। देखिए दुख तो होता है, मैं भी मतलब एक महिला हूँ, मनुष्य हूँ, तो दुख तो होता है क्योंकि तैयारी अच्छा था, लेकिन पार्टी का निर्णय जब आ जाता है ना तो वो सर्वोपरि होता है। और हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। दुख होना, भावनात्मक रूप से किसी चीजों को देखना, ये एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ पे पार्टी हित और संगठन हित का बात आता है वहां पे फिर सभी चीजों को दरकिनार करके उसको देखा जाता है। हम ये देखेंगे कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी हमारी पार्टी को ज्वाइन किए और पार्टी का जब ये आदेश आया कि आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, तो हम बहुत खुले दिल से नॉमिनेशन वापस ले लिए और उनको सपोर्ट भी किए और अच्छा रिजल्ट भी हुआ। मानते हैं कि चुनाव नहीं जीत पाए हम लोग, लेकिन जिस तरह से संगठन मेहनत किया उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी का फेस था, उनका काम था और सरकार का सारा जो उपलब्धि था उनका फायदा उनको मिला, क्योंकि 82,000 करीबन 83,000 वोट आना भी एक कम आंकड़ा नहीं है। क्योंकि मतलब जब हम अपना प्रचार प्रसार आरंभ किए थे उस वक्त जब हम हर वार्ड में जा रहे थे, हर लोगों मतलब हर क्षेत्र के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से जब मिल रहे थे तो फीडबैक हमको सही नहीं मिल रहा था उनका। मतलब ऐसा लग रहा था कि लोग उनसे नाराज चल रहे हैं और लोग मतलब किसी भी तरह से उनको रोकना चाह रहे हैं। इस बार परिवर्तन चाहिए, ऐसा एक हवा था और लोगों का रुझान मेरे तरफ था कि एक नई फेस है, पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टरेट लेडी है, तो और लोकल है, तो हम मतलब लोग हमारी तरफ, तो शुरू में जो उनका रुझान दिखा लोगों का, उस हिसाब से जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट था। लेकिन नीलम जी एक आरोप भी लग रहा था, कहीं ना कहीं अंदर खाने से बातें चल रही थी। एक मिनट, तो मतलब जो उनका माहौल था और जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करते हैं उसके बाद चुनाव लड़ते हैं तो वो जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट था। मतलब वो भरोसा नहीं था कि इतना आएगा, तो इसलिए ये पूरी तरह से अनुमान क्या बिल्कुल सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक पहचान है जिसके चलते उनको इस आंकड़ा तक पहुंचाया गया और हमारा संगठन बिल्कुल बोलते नहीं है समर्पित होकर के मतलब अपना जो कर्तव्य का निर्वहन किया, जिसके चलते ये रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। सेकंड पोजीशन पे आए, भाजपा को फोर्थ पोजीशन पे जाकर के। एक सेकंड, क्या हो गया? लाइट चल रहा है, ठीक है। लाइट नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। क्या हुआ? बैटरी लो हो गया उसका? इसका भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लाइट करो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आप रेडी रखिए। हाँ, तो कहने का मतलब है कि मतलब पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको लाभ तो जरूर हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कद था और अभी जो उनका कद बढ़ा है और उनके काम से जिस प्रकार से झारखंड के लोग खुश हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को योजना दे रहे हैं, हर वर्ग के लोग उन सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ आदिवासी, ओबीसी या फिर एससी एसटी या मुस्लिम नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं हैं। और धनबाद जो है, जिस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, सभी वर्ग के लोग उनका फायदा उठा रहे हैं हर योजना का, तो इसका फायदा उनको मिला। लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि जब आपका नाम सामने आया, आप चुनाव प्रचार में लगातार डोर टू डोर जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने नाम वापस लिया इसके बाद आरोप लग रहा था कि आपने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ कि देखिए क्या है ना कि जब ऐसा निर्णय हुआ तो कहीं ना कहीं हम आहत तो हुए थे जी, तो थोड़ा हमको संभलने में टाइम लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हम कर चुके थे। पिछले 2 महीने से हम मेहनत कर रहे थे जी। और वो दिख रहा होगा आप लोग कि 2 महीने का मेहनत नहीं हो गया तो सालों की मेहनत होगी। नहीं, प्रचार प्रसार हर वार्ड में सालों का मेहनत तो है ही, क्योंकि अचानक नीलम मिश्रा नहीं आई थी। धनबाद हमारा जन्म स्थल है, यहाँ का बोलते ना कि इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, तो एक अलग लगाव है। उस लगाव के साथ हम काम कर रहे थे और लोग जुड़ भी रहे थे मेरे साथ, एक भावनात्मक अटैचमेंट हमको मिल रहा था, लोगों का प्यार, उनका रुझान मेरे तरफ था। तो थोड़ा चूंकि हमको झटका लगा तो हम थोड़ा सा 2-4 दिन तो हमको संभलने में लग गया, लेकिन हम प्रयास किए ज्वाइन करने का, उनकी मीटिंग में भी गई,
एक जो मीटिंग हुआ महानगर के साथ, उस मीटिंग में हम गए, नॉमिनेशन वापस लिए। वहाँ भी प्रेस मीडिया में हम बोले कि हम चंद्रशेखर अग्रवाल जी को हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जब पार्टी का ये निर्णय है तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, इसलिए हमारा समर्थन इनके साथ है। लेकिन हम घर आए, उसके दूसरे या तीसरे दिन मीटिंग थी महानगर के साथ, तो उस मीटिंग में भी हम गए ताकि हम एक बार फिर से सबको बोल पाए कि हम पूरी तरह से इनको समर्थन अगले 5 कर साल रहे में हैं। नीलम मिश्रा खुद को कहाँ देख रही है? क्या विधानसभा नहीं, चुनाव लड़ेंगी तो आप? हम बता रहे, फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद हमारा बीपी बहुत डाउन हो गया, तबीयत खराब हो गया हमारा, क्योंकि थोड़ा सा जो भी बोलिए, जो परिवर्तन आया चीजों में, तो थोड़ा सा हताश हुए थे हम, तो थोड़ा बीपी डाउन हो गया, तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर हमको रेस्ट बोल दिया। तो फिर हम बोले कि नहीं, पूरे संगठन लगे हुए हैं, अब एक सिर्फ नीलम मिश्रा नहीं सामने जाएगी तो क्या दिक्कत है। हम अगर अपना नॉमिनेशन वापस कर दिए, प्रेस मीडिया में हम बयान दे दिए कि हमारा समर्थन उनके साथ है, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के निर्णय के साथ है, तो वो मेरे लिए काफी था, क्योंकि अब थोड़ा सा हमको अपना हेल्थ भी देखना था उस समय। तो हेल्थ इशू आया जिसके कारण हम थोड़े से। लेकिन अगले 5 साल में खुद को कहाँ देख रही है? क्या अगर मौका मिला, पार्टी ने भरोसा जताया, तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, मौका मिला तो? देखिए, मतलब धनबाद के साथ हमारा एक अलग लगाव है, अलग जुड़ाव है। पार्टी हमको टिकट दे ना दे, चुनाव लड़े ना लड़े, ये एक अलग विषय है। राजनीति देखिए एक ऐसा चीज है ना कि ये कब क्या समीकरण बन करके सामने आएगा कोई नहीं कह सकता है जी। तो उस भरोसे हम राजनीति नहीं करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हमको विधानसभा लड़ना है, हमको सांसद बनना है, हमको राज्यसभा जाना है, ऐसी बात नहीं है। हमको लोगों के बीच रहना है, हमको लोगों के लिए काम करना है। हमारे धनबाद के लोग हमसे जुड़े रहें, जहां तक बन पाएगा हम अपने लोगों के लिए हमेशा हर स्थिति में खड़े रहेंगे, और हमारा प्रयास है कि हम लोगों का सेवा कर पाएं, चाहे किसी भी माध्यम से हो। अगर मान लीजिए उस तरह का समीकरण बनता है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करती है कि नीलम मिश्रा चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, और अगर पार्टी तय करती है कि नहीं, नीलम मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेगी, कोई और चुनाव लड़ेगा, तो मोस्ट वेलकम। संगठन के साथ हम हैं, संगठन का निर्णय जो होगा, जैसा होगा, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। चुनाव लड़ना तो एक अलग विषय हो जाता है, इसलिए लोगों के बीच हमको रहना है, लोगों के लिए काम करना है, मेरा यही मकसद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नीलम मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता के लिए हम हैं और जनता के लिए ही हम काम करते रहें।